नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। वही नजर में है, नजर लेके नहीं आता, समझ रहा हूं, समझ में मगर नहीं आता। नजर का धुंधलापन यानी दृष्टि दोष एक बेहद आम समस्या है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। रिफ्रैक्टिव एरर्स कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके लिए उपयोगी विकल्प उपस्थित हैं। ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जिनको यूज करके रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक किया जा सकता है। क्या होते हैं दृष्टि दोष और कैसे हो सकता है इनका इलाज, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कई तरह के रोग दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें सबसे आम है अपवर्तन संबंधी समस्याएं यानी दृष्टि दोष। रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी दृष्टि दोष आम समस्याएं हैं जो हर आयु के लोगों को प्रभावित कर सकती है। आमतौर पर किसी बाहरी वस्तु से आता हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और लेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश लेंस के द्वारा आंखों में प्रवेश करता है। दृष्टि पटल अर्थात रेटिना एक तरह के प्रकाश का संवेदी पर्दा होता है जो आंखों में पृष्ठ भाग में होता है। ये संकेत हमारे मस्तिष्क को जाते हैं और हम वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की रोशनी ठीक से फोकस या केंद्रित नहीं होती। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की लेंस या कॉर्निया जो आंखों के सामने की पारदर्शी परत होती है उसका आकार ठीक न होने के कारण या किसी अन्य कारण से आंख के पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। दृष्टि दोष होने पर वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पर्दे पर नहीं बल्कि उसके आगे या पीछे बनता है। इस समस्या के कई लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है। नजदीक या पास की वस्तुएं ठीक नजर नहीं आती या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आंखों में दर्द हो सकता है। आंखों में जलन या थकान महसूस होना। लंबी अवधि तक पढ़ाई या स्क्रीन पर काम करने के बाद समस्या महसूस होना। सिर दर्द होना। रात में या कम रोशनी में देखने में समस्या होना। ये सभी दृष्टि दोष का संकेत हो सकते हैं। दृष्टि दोष की समस्या बचपन से भी हो सकती है और बच्चों में ये समस्या होने पर या नजर कमजोर होने पर माता पिता को अक्सर इसका पता नहीं चलता, जिससे इलाज में विलंब हो जाता है और समस्या बढ़ जाती है। दृष्टि दोष के लिए इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आवश्यक है कि दृष्टि दोष का सही उपचार करवाया जाए। दृष्टि दोष को नजर के चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। यदि आप भी दृष्टि दोष से प्रभावित हैं या नजर के चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें और जानें कि क्या रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा आपके दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दृष्टि दोष यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स की जो समस्या है वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। यदि आपके सिर में दर्द रहता है, आंखें बार बार झपकाते हैं, आंखों से पानी आता है, ये सब संकेत हो सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स के। ऐसे में आवश्यक है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए, ये समझा जाए कि समस्या क्या है और उसके लिए उपयोगी विकल्प की तकनीक कौन सी हो सकती है। आज रिफ्रैक्टिव एरर्स के विषय में जानकारी लेने के लिए विशेषज्ञों को हमने यहाँ स्टूडियो में बुलाया है, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर्स कितनी तरह के होते हैं, कौन से वो संकेत हैं जिनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, अर्थात इलाज के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार अग्रवाल, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स, एक्सपर्टीज इन कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी सर्विसेज, 20 years of experience, more than 200 reviewed scientific articles and contributed to several chapters in national and international books on ophthalmology. He has authored many textbooks on ophthalmology and currently he is pursuing research in the areas of advanced cataract surgery, iris repair and reconstruction techniques. He has been awarded by the Indian National Sciences Academy Young Scientist Medal
Achievement Award, the Senior Achievement Award and the Best Show Award by the American Academy of Ophthalmology. He has been awarded with the Alcon Prize by the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Currently, he is Chairman National Ophthalmic Surgical Skill Development Center at RP Center AIMS and Officer in charge of National Eye Bank, All India Institute of Medical Sciences. आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शिखा जैन, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. More than 15 years of experience. She is in charge cornea services and her expertise are cataract and cornea. बहुत स्वागत है डॉक्टर शिखा. आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अमित खोसला. He is senior consultant and co-chairperson ophthalmology from Sir Gangaram Hospital, experiences more than 30 years. His expertise are retina and pediatric uveitis, highly skilled in the use of lasers, retina surgery and difficult cataract surgeries. He is the founding member of and the teacher at Fellowship of the National Board Retina Program, former secretary, Delhi Ophthalmological Society, and he has written certain national and international publications. He has been honoured and as a reviewer for the British Medical Journal, Indian Pediatrics and Indian Journal of Ophthalmology. He has been honoured with President Gold Medal by the Indian Implant and Refractive Society of India. बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित खोसला. विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी नज़र के धुंधलेपन या नज़र की किसी भी समस्या का इलाज कर सकते हैं. इस विषय से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है. नंबर है 23097648 एंड 23097671. आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं. ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com. तो आइए समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स की समस्याएं किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है और इनका प्रारूप कितना बड़ा हो सकता है. सबसे पहले डॉक्टर तुषार आपसे समझना चाहेंगे, अगर भारतीय जनसंख्या की बात की जाए, अलग अलग एज ग्रुप्स की बात की जाए, कितनी आम समस्याएं हैं जब हम दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात करते हैं? देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 20% तक अफेक्ट करती है लोगों में और इसका जो कंसर्न ये है कि ये हर साल ये बढ़ रहा है. तो जैसे आपने देखा होगा कि लगभग 10 साल पहले एक जैसे क्लास होती है बच्चों की स्कूल में, उसमें केवल 1 या 2 बच्चे चश्मा पहनते थे और यदि आप अभी किसी स्कूल में जाएं तो लगभग आधी क्लास जो है वो चश्मा पहन रही है. तो जो ये मायोपिया है तो ये इसकी जो इंसिडेंस है ये हर साल बढ़ रही है और अभी लगभग इसका एस्टिमेट ये है कि लगभग 20% जो यंगस्टर्स हैं उनको चश्मे की आवश्यकता है. जी, जब नज़र का धुंधलापन देखा जाता है, नज़र की समस्या, डॉक्टर अमित खोसला, आमतौर पर इसे माना जाता था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नज़र कमज़ोर होने लगती है. लेकिन ये जो बात है कि यंगस्टर्स में, बच्चों में कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जो इससे अछूता हो. क्या कारण आप देखते हैं? किस तरह के बदलाव हमारी जीवन शैली में आए हैं? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या कंप्यूटर्स का बहुत अधिक प्रयोग करना, मोबाइल्स का बहुत अधिक प्रयोग करना आंखों को प्रभावित कर रहा है? इसके अलावा कौन से और कारक हैं जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स के मामले इतने बढ़ रहे हैं? देखिए, जो आँख है जब बच्चा पैदा होता है करीब 18 मिलीमीटर की होती है और जब वो 5 साल का है तो करीब एवरेज 24 मिलीमीटर की रह जाती है. तो अगर आँख बहुत ग्रो कर रही है तो माइनस नंबर आएगा. तो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, पर यह कहा जाता है कि नियर यूज़ जब ज़्यादा करते हैं और सनलाइट एक्सपोजर कम है तो आपकी आँख शेप चेंज कर रही है नियर के लिए और नियर के लिए वो मायोपिक बन रही है. तो मे बी नियर वर्क, कंप्यूटर, सारा टाइम आप फोकस्ड हैं नज़दीक पे और सनलाइट से एक्सपोजर नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, ये कारण माना जाता है कि हमारी आँख की शेप बदल रही है टू सूट आवर नीड्स. राइट. डॉक्टर शिखा जैन, रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात की जाए, कितने तरह के ये एरर्स हो सकती हैं अगर आमतौर पर देखा जाए और क्या फ़र्क होता है इनमें?
देखिए मेनली 4 तरह के एरर्स हम बोलते हैं। सबसे पहले मायोपिया, जिसे हिंदी में हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें जो किरणें होती हैं जो जिससे हमारी नज़र बनती है वो पर्दे के आगे रेज फोकस होती हैं। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो पर्दा बहुत मतलब आँख का साइज़ हमारा बहुत लंबा है, या हमारा जो आगे की पुतली है कॉर्निया है उसका कर्वेचर ज़्यादा है। दूसरा होता है हाइपरोपिया या दूरदृष्टि दोष। इसमें जो रेज होती हैं वो पर्दे के पीछे फोकस होती हैं। ऐसा उन केसेस में होता है जब हमारी आईबॉल की लेंथ छोटी होती है, कम होती है। तीसरा होता है हमारा एस्टिग्मैटिज्म, जब हमने सुना होगा कि इनका सिलेंडर नंबर आ गया है। इसमें जो रेज होती हैं वो एक जगह पे फोकस नहीं होती, कोई आगे कोई पीछे कोई रेटिना पे, तो इस कारण से सिलेंडर नंबर आ जाता है आँख में। चौथा जो रीज़न है जिसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ये यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद ही हम ज़्यादा देखते हैं। इसमें पास की नज़र में दिक्कत आ जाती है। जिन लोगों ने शुरू से बचपन से चश्मा नहीं भी लगाया है उनको भी 40 के बाद 45 के बाद ज़्यादातर पढ़ने में दिक्कत आने लगती है। जी डॉक्टर तुषार, क्या ये हो सकता है संभव कि एक ही तरह की एक व्यक्ति को एक समय पर कई तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स हो, और क्या इसका संबंध जो है वो जेनेटिक या आनुवंशिक कारकों से भी होता है कि अगर एक माता पिता में से किसी की आंखें कमज़ोर हैं तो बच्चों में भी इस तरह की समस्या देखी जाएगी? मैं ये 2 अलग प्रश्न हैं। पहला तो ये कि जो जेनेटिक एक जो कारण है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है। यदि किसी के माँ बाप दोनों को चश्मा लगा हुआ है, खासकर कि जो मायोपिया का जो चश्मा लगा हुआ है, तो एक काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उनके बच्चों को भी आगे जाके चश्मा लगेगा। जी। दूसरा ये कि जनरली जो मायोपिया, जैसे कि डॉक्टर जैन ने बताया, मायोपिया के साथ एस्टिग्मैटिज्म नॉर्मली होता ही है। हालांकि वो मोस्ट केसेस में कम मात्रा में होता है जी, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में मायोपिया के साथ एस्टिग्मैटिज्म भी होता है जी। और उसके अलावा यदि प्रेसबायोपिया की बात करें, जो बोलते हैं कि 40 साल के बाद जो चश्मा पढ़ने का चश्मा लगता है, वो भी एक तरीके से दोनों ही इकट्ठे होते हैं कि हाइपरोपिया भी है और प्रेसबायोपिया भी है। बट मायोपिया और हाइपरोपिया इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन मायोपिया एस्टिग्मैटिज्म के साथ हो सकता है, मायोपिया प्रेसबायोपिया के साथ हो सकता है जी, और हाइपरोपिया भी प्रेसबायोपिया के साथ हो सकता है। राइट। डॉक्टर अमित खोसला, जब बच्चों में समस्या होती है, इस तरह का दृष्टि दोष होता है, क्योंकि बच्चे बहुत स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते, माता पिता को कितना अवेयर रहने की आवश्यकता होती है, या कितना मुश्किल होता है माता पिता के लिए पहचानना कि बच्चे को देखने में समस्या हो रही है? देखिए, बच्चा 3 महीने की उम्र पे पहचानना शुरू करता है और 2 साल की उम्र तक उसकी अडल्ट विजन 2 से 3 साल पे आती है। तो छोटा बच्चा अगर आपको फोकस नहीं कर रहा 3 महीने के बाद, या बच्चे को टीवी देख रहा है, पास जा रहा है, तो उसको दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम है, या आंख बहंगापन स्क्विंट आ रहा है, तो वो लक्षण है जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं। पर वर्ल्ड वाइड ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में ये हो गया कि जब बच्चा स्कूल जाए 5 साल पे, उससे पहले हर बच्चे का एक बार आंख का चेकअप हो, जिससे कि पता चल जाए, क्योंकि 10% बच्चों को चश्मा नंबर होगा। तो स्कूल में टीचर काफ़ी बार बताती हैं कि बच्चा आगे आके देख रहा है, उसे बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा, तो पेरेंट्स को बहुत बार होता है कि स्कूल में होमवर्क कॉपी करके नहीं लाया, तो वो भी एक लक्षण है कि बच्चे की जांच कराई जाए। वैसे हर 5 साल में बच्चे की होनी चाहिए, और एक बार स्कूल में भी होती है ज्वाइनिंग से पहले। जी। डॉक्टर शिखा, जब किसी वयस्क में इस तरह के लक्षण आते हैं, कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या ये मान लेना चाहिए कि कुछ समस्या है तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा लिया जाए? देखिए, अगर इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं जहाँ पे उनको देखने में दिक्कत हो रही है, नज़र गिरती जा रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। इसके बहुत सारे कारण हो सकता है ये सिंपल मायोपिया हो सकता है कि ये केरेटोकोनस नाम की बीमारी हो, जिसमें हमारा पुतली का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर अर्ली स्क्रीन हो जाए, ये सारी चीज़ें स्क्विंट को भी डेवलप कर सकती हैं। तो अगर ये सब अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए, इनको टाइमली पकड़ लिया जाए, तो इनके ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर तुषार, श्रुति का ईमेल है, वो ये कह रही है कि मोबाइल पर, क्योंकि आजकल ज़्यादा काम हो जाता है, 32 वर्ष की उनकी उम्र है, और जब ये बहुत अधिक काम कर लेती हैं तो इनकी आंखों से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं और सिर में भी दर्द होता है। क्या ये इस बात का संकेत हो सकता है कि नज़रें कमज़ोर होने लगी हैं?
देखिए ये दो चीज़ें संभव हैं इसमें। एक तो क्योंकि उनकी जो उम्र है वो 32 वर्ष है, तो ये अनलाइकली है कि ये रिफ्रैक्टिव एरर अब जाके आया होगा। नॉर्मली रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो स्कूल के टाइम में आता है, इसीलिए इसको स्कूल मायोपिया बोलते हैं 10 से 12 साल की उम्र में। जी। ये इसका ज़्यादा चांस ये है कि इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से आँखों में इस तरह का पानी आना या हेडेक होना या आँखों में दर्द होना, इसका जो है पॉसिबिलिटी होती है। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं एक रूल फॉलो करिए 20-20-20, 20-20-20। इसमें यह है कि हर 20 मिनट जब आप स्क्रीन पे काम कर लें तो 20 सेकंड का ब्रेक लें स्क्रीन से जी। और उस दौरान 20 फीट कोई भी छोटी चीज़ जैसे कोई कैलेंडर या क्लॉक हो या कोई पेड़ हो बाहर, उसकी तरफ देखें और अपनी पलक नॉर्मली झपकाते रहें। इससे जो आपके जो नियर के जो मसल्स हैं जो उस पर जोर डाल रहे हैं आँख पे, उनको रेस्ट मिलेगा और ये जो सिम्टम्स हैं इसमें इनको फ़ायदा होगा। जी। डॉक्टर शिखा, क्या जब इस तरह के लक्षण लेकर कोई भी व्यक्ति या पेशेंट आप जैसे विशेषज्ञों के पास आता है, किस तरह की जांच से ये तय किया जाता है कि समस्या कौन सी है? यूजुअली ये हम लोग सबसे पहले पेशेंट की नज़र की जांच करते हैं। अगर हमें उसमें लगता है कि नज़र कम है तो उनका चश्मे का नंबर टेस्ट किया जाता है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर तुषार ने बताया, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम ड्राई आई टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी जो सबसे आगे पानी की लेयर होती है आँखों में, जो आँखों की नमी बनाए रखती है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जिससे इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण ये सिम्टम आते हैं। तो ये ड्राई आई टेस्ट करके हम पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम कुछ ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बता सकते हैं और उनको आगे फॉलोअप के लिए बताते हैं। जी। डॉक्टर अमित खोसला, क्योंकि बचपन से काफ़ी मामलों में इसकी शुरुआत हो रही है मायोपिया की, अगर बात करें विशेष तौर पर क्या कारण आपको लगते हैं? क्योंकि बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चे भी चश्मा पहनने से कतराते हैं और माता पिता को भी लगता है, अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप भी है तो उनको लगता है कि हमारी लुक्स काफ़ी हद तक जो है इससे प्रभावित होती है। किस तरह से आप बताना चाहेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है इन केसेस में अर्ली इंटरवेंशन करना, या अगर समस्या हो रही है तो जल्द से जल्द उसका सही उपचार जो है क्या होना चाहिए, उसके बारे में जानें? तो मैं एक सिंपल चीज़ समझाना चाहता हूँ कि फ़ोटो आँख में बनती है, पर आपकी जो फ़ोटो का एनालिसिस है वो आपका ब्रेन कंप्यूटर एनालाइज करता है। तो अगर ब्रेन की जो सॉफ्टवेयर को फ़ोटो नहीं मिलेगी तो वो वीक हो जाएगा। उसे पहले कहते थे लेज़ी आई या एम्बलोपिया। तो अगर बच्चा चश्मा नहीं पहनेगा 8 साल से पहले, तो जो ब्रेन का कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी एनालाइज करने की कम रह जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में उसे लेज़ी आई कहा जाता है जी। तो 8 साल तक बच्चे को अगर नंबर है सिग्निफिकेंट और उसकी विजन हैम्पर हो रही है तो उसको चश्मा पहनना ज़रूरी है, क्योंकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अल्टर हो रहा है। 8 साल के बाद आप चश्मा ना पहने तो आपको दिखेगा नहीं, पर आपको ब्रेन की कैपेसिटी कम नहीं होगी। तो पहले 8 साल में चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लेज़ी आई या एम्बलोपिया होने का चांस होता है। जी। एक कॉलर हैं, किशन जी हैं राजस्थान से फ़ोन लाइन पर। किशन जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार साहब। 5 साल पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था, मोतियाबिंद हो गया था जी। और उसके बाद चश्मा लग गया है। चश्मे के बाद भी धुंधला सा महसूस होता है। कितनी उम्र है आपकी? 79। ओके। डॉक्टर तुषार, इनका कैटरैक्ट के लिए सर्जरी हुई है और ये कह रहे हैं कि उसके बाद चश्मा लगा है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है? एज तो इनकी है ज़्यादा है। देखिए आजकल जो कैटरैक्ट सर्जरी है वो एक तरीके की रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी बन गई है और इस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं कि जिससे कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद डिस्टेंस के लिए भी चश्मा ना लगाना पड़े। और आजकल मल्टीफोकल लेंसेज भी अवेलेबल हैं जिसमें कि दूर और पास दोनों के लिए चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि इनके केस में कि किस तरह का इनके में लेंस का इम्प्लांट किया गया है, इसलिए शायद चश्मा लगाना पड़ रहा है। और यदि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद चश्मे के साथ भी अगर धुंधलापन है तो इसके कॉजेज़ रिफ्रैक्टिव एरर नहीं, इसके कॉजेज़ अन्य हो सकते हैं। सबसे इसमें कॉमन होता है कि जिस जगह पे लेंस डाला जाता है उसके पीछे एक झिल्ली आ जाती है जिसको हम पीसीओ बोलते हैं। उसका बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट है लेज़र के द्वारा 2 मिनट में। और इसके अलावा पर्दे में प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन इसका संबंध रिफ्रैक्टिव एरर से नहीं है। जी। डॉक्टर शिखा, बच्चों की आजकल जो आदतें हैं वो बहुत बदल सी गई हैं। मोबाइल पर काफ़ी टाइम तक लगे रहते हैं, लेट कर पढ़ते हैं
और अंधेरे में भी मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की चीज़ें कितना प्रभाव डालती हैं। और कोविड के दौरान भी हमने देखा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इंटरनेट और कंप्यूटर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया। जो एक बार डॉक्टर अमित खोसला ने कही थी कि वो एक ऐसी एज होती है जिसमें आईसाइट डेवलप हो रही होती है। यदि सही तरह से उतना माहौल या एनवायरनमेंट न मिले तो कितना खतरा होता है कि समस्याएं होंगी और जल्दी होंगी। देखिए, लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जनरल बॉडी फिटनेस में और ख़ासकर हमारी आईज़ में। जैसे कि डॉक्टर खोसला ने बताया, नियर वर्क, कंटिन्यूस नियर वर्क, जब हम रेगुलरली पास का कुछ पढ़ते हैं या स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आईज़ प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है ऑक्यूलर हाइजीन, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए। तो ये सारे इन टोटल बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपकी आंखें कैसे डेवलप करेंगी और उसमें कितना एरर्स आएंगे। जी, इससे जुड़ा एक सवाल भी है। दीपिका जी हैं डॉक्टर अमित खोसला, सवाल उनका ये है कि इनके बच्चे की आंखें जो है उसको सडनली काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने के बाद ब्लर नज़र आने लगा और डॉक्टर ने कहा कि मसल स्पैज़म हो गया है। क्या इस स्थिति में अगर चश्मा लगाया जाता है तो वो परमानेंट होगा या इस अवस्था को रिवर्स भी किया जा सकता है? तो हमारे आंखों में पावर चेंज करने की कैपेसिटी है। मैं दूर भी फोकस कर सकता हूँ, नज़दीक भी। तो जो मेरी नियर मसल्स हैं वो अगर मैं सारा टाइम नज़दीक देख रहा हूँ वो स्पैज़म में चली जाती हैं। तो अगर मैं दूर देखता हूँ तो मुझे 5 मिनट टाइम लगता है उसको रिलैक्स करने में। अगर मैं आपका ग्लास भी पकड़ूँ तो ग्लास को मैं 6 घंटे पकड़े रखूँगा तो मेरे मसल में स्पैज़म होगा। तो उसके लिए ड्रॉप्स देते हैं स्पैज़म तोड़ने के लिए। नंबर, अगर आप स्पैज़म में नंबर चेक कराएंगे ज़्यादा नंबर दिखेगा, एक्चुअल नंबर कम होता है। तो हमेशा जब भी बच्चे की नंबर चेक कराएं, दवाई डलवा के मसल रिलैक्स करके करिए। तो काफ़ी बार स्पैज़म के कारण नंबर ज़्यादा दिया जाता है। तो जो नियर वर्कर्स हैं, जो बहुत देर नियर का काम करते हैं, उनको जब भी चश्मा चेक कराना है डायलेट करके कहें तो स्पैज़म नहीं होगा और आपका नंबर एक्यूरेट होगा। जी, तो बहुत आवश्यक है कि अगर दृष्टि दोष है यानी रिफ्रैक्टिव एरर है तो जल्द से जल्द उसकी पहचान की जाए और इलाज क्या होगा ये विशेषज्ञ से जान लें। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स और आधुनिक तकनीकों द्वारा उनके इलाज की। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दृष्टि दोष और आधुनिक तकनीकों द्वारा उनका इलाज, इस विषय पर आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं। और क्योंकि समस्या जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या की गंभीरता कितनी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सोच होती है जो बाधा बनती है न सिर्फ समस्या को पहचानने में बल्कि उसके समाधान में भी। जान लेते हैं कि वो सोच कौन सी है और कितनी सच्चाई है उनमें। पहली सोच, डॉक्टर अमित खोसला, बहुत से लोग ये मानते हैं कि दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर्स तभी हो सकती हैं यदि परिवार में किसी को ये समस्या हो, यानी आनुवंशिक कारक ही काम करते हैं, अन्यथा इनका खतरा नहीं होगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, सिर्फ मायोपिया में है कि फैमिली हिस्ट्री में 50% चांस है। नॉर्मली हमारी डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट के इफेक्ट से भी नंबर आ जाता है। जी डॉक्टर जैन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर शुरुआती दौर में रिफ्रैक्टिव एरर है और चश्मा लगा लिया जाए तो जो समस्या है वो बढ़ जाएगी और चश्मे की आदत पड़ जाएगी। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। चश्मा अगर आपका नंबर है तो चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
जी, तो चश्मा लगाना है, अगर विशेषज्ञ कहते हैं कि उसकी आवश्यकता है तो आनाकानी ना करें और इस बात का इंतजार ना करें कि समस्या अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि समाधान ढूंढने से मिलता है, खुद ही कुछ नहीं होता। डॉक्टर तुषार, बहुत से लोग ये मानते हैं कि लेसिक सर्जरी हर प्रकार के दृष्टि दोष को ठीक करने का एकमात्र उपयोगी विकल्प है, हर मामले में कारगर है। देखिए, आजकल कई लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स में। उसके लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं सर्जिकल। लेसिक उनमें से एक है, और आजकल PRK है, स्माइल है, और हर जो टेक्निक है उसके अपने इंडिकेशंस हैं। जैसे लेसिक नॉर्मली हम मायोपिया की बात करें तो लगभग 6 से 6.5 नंबर तक मायोपिया लेसिक से करेक्ट किया जा सकता है। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो लगभग 3-3.5 नंबर तक एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट किया जा सकता है। हाइपरोपिया में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं लेसिक के, सो 3 से 4 नंबर तक ही हाइपरोपिया हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और ये डिपेंड करता है पेशेंट की जो आँख है उसकी एनाटमी कैसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि उनकी कॉर्नियल थिकनेस कितनी है, क्योंकि लेसिक में थोड़ा सा कॉर्निया जो है उसको लेज़र से सुखाया जाता है। तो आपकी जो रिफ्रैक्टिव एरर है और जो आपका कॉर्नियल थिकनेस है उसके अंदर एक मेल होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट लेसिक या स्माइल के लिए एलिजिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास इम्प्लांटेबल एक कॉन्टैक्ट लेंस आता है। जिस तरह से कॉन्टैक्ट लेंस बाहर की तरफ से लोग लगाते हैं उसी तरह से एक इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस आता है, जिसमें कि सर्जरी के द्वारा हम कॉन्टैक्ट लेंस को परमानेंटली आँख में फिट कर देते हैं। और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेसिक केवल 6 नंबर तक उपयोगी है, ICL जो है ये 20 नंबर तक भी, -20 तक भी जो पेशेंट्स हैं उनकी रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट कर सकता है। तो कई तरह के विकल्प हैं, लेकिन लेसिक सर्जरी ही एकमात्र और सभी के लिए विकल्प है ऐसा नहीं है। हमने ये तो जान लिया है कि कौन कौन से विकल्प हैं उपलब्ध, उसके विषय में कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं जो सबसे आसान विकल्प होता है। डॉक्टर शिखा जैन, चश्मा लगाना। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ये लुक्स को हिंडर कर रहा है, बच्चों को चश्मा दिया जाए या नहीं, कौन सी उम्र से चश्मा देना है, कैसा चश्मा देना है, इसे लेकर बहुत सारे पेरेंट्स को कई तरह के सवाल रहते हैं मन में। तो ग्लासेस वाले चश्मे अच्छे हैं या प्लास्टिक कोटिंग वाले चश्मे उपयोग किए जाएं? क्या कहना चाहेंगी कि अगर चश्मे के लिए विशेषज्ञ ने कहा है कि बच्चे को चश्मा लगाया जाए, तो उसे लेकर जो एक हिचकिचाहट होती है, ख़ास तौर पर एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे जो है कई नामों से चिढ़ाते हैं क्लासेस में। कितना आवश्यक है कि अगर चश्मे का उपयोग महत्वपूर्ण है या आवश्यक है तो उसे किया जाए? जैसे अभी डॉक्टर खोसला ने बताया था कि एक लेज़ी आई नामक या एम्ब्लायोपिया नामक बीमारी होती है। अगर बच्चे की आँख में चश्मे की ज़रूरत है और टाइम पे चश्मा ना दिया जाए तो ये जो आँख की नस होती है ये सूखने लगती है, और इसके बाद एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर चश्मा यूज़ किया जाएगा और नस सूख चुकी है तो हम चश्मे से भी ये नज़र वापस नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को टाइमली स्क्रीन किया जाए। जैसे कि हमें स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में ही आजकल ये स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है। उस टाइम पे अगर टीचर्स को लगता है कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत होती है तो चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाए और चश्मा लगाया जाए। जहाँ तक ग्लास या प्लास्टिक की बात है तो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी यूजली ये लोग जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या किसी तरह के स्पोर्ट्स में भी बिजी रहते हैं, तो उनके लिए सेफ़र है कि शुरू में प्लास्टिक वाले ही ग्लासेस दिए जाएं। अगर इसमें कोई चोट लगती है या टूटते हैं तो एक तो ये हार्म नहीं करेंगे आइज़ को, दूसरा ये लाइट वेट होते हैं तो ये बच्चे ज़्यादा इसके लिए इनको हैंडल करना ईजी लगेगा। जी, ईमेल्स हमारे पास काफ़ी सारा गए हैं। डॉक्टर अमित खोसला उमेश जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि whenever my child eats food he is watching the television। एज है बच्चे की 4 साल। कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उनका बच्चा बिना टीवी देखे खाना खाता ही नहीं है। ये जो आदत है ना, ये पेरेंट्स ने ही डाली है कि बच्चे को ग्रेटिफिकेशन देते हैं कि तुम खाना खा लो, बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। तो आदत की बात, टीवी देखना आदत प्रॉब्लम नहीं है कि आप आउटडोर एक्टिविटी में बच्चे को 2 घंटा बाहर भी खेलने दीजिए और उसको सारा टाइम नियर फोकस मत रखिए। दूसरा ये चीज़ है कि जो एस्टिग्मेटिज्म की डॉक्टर तुषार ने बात की थी, वो काफ़ी कॉमन कारण रबिंग। अगर मेरी आईज़ में एलर्जी है या ड्राइनेस है तो मैं आई को रब ज़्यादा करूँगा और उसके कारण मेरी कॉर्निया का शेप बदल के एस्टिग्मेटिज्म आएगा।
इसलिए ज़रूरी है कि जिनको भी एलर्जी है, जिनको भी ड्राई आइज़ हैं बचपन में, जो बहुत वो आँख को लुब्रिकेट, अगर आपका बच्चा आँख को मलता है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। एलर्जी होने से, ड्राइनेस होने से, आप रब करने से नंबर चेंज हो जाता है। जी, फिलहाल एक कॉलर है हरियाणा से फ़ोन लाइन पर है हमारे साथ। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैम मैं प्रवीण हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। तो मेरे को क्या है कि डेली कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है सुबह 9 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक। तो जब मैं घर पे आम सुबह वॉकिंग पे जाता हूँ तो मेरे को आंखें मसल के देखना पड़ता है, मतलब बड़ा धुंधला सा दिखता है और दूर की मेरी नजरें भी कम है, मेरे को चश्मा भी लगा हुआ है जी, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता कि चश्मा लगाना। कितनी एज है आपकी? मैम 31 ईयर्स। डॉक्टर शिखा जैन क्या एडवाइस करना चाहेंगी? जैसे कि अभी हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे रहने से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो अगर कई बार हमारा वर्क रिलेटेड काम आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे होने लगा है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एंटरटेनमेंट रिलेटेड वर्क अपना थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। बाकी जब भी हमें स्क्रीन पे बैठना हो, जैसे कि डॉक्टर तुषार ने बताया था हमें 20-20-20 का रूल, कि हर 20 मिनट में आप आइज़ को ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा 20 सेकेंड आइज़ को रेस्ट दीजिए, कहीं दूर किसी चीज़ को देखिए, आँखों में आप फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करिए। स्क्रीन पे जब भी हम लोग देखते हैं हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, तो बार बार पलक झपकाइए। और अगर फिर भी इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चीज़ें नहीं ठीक होती है तो हम लोग यूजुअली कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, जो कि इन चीज़ों को हेल्प करती हैं। चलिए, आपने अच्छी एक बात बताई है डॉक्टर तुषार। मार्केट में आजकल कई तरह के आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं और ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं। आजकल होता ये है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स बहुत सारी जानकारी है, तो स्वयं ही जो है ये सिलेक्शन किया जाता है कि कुछ भी समस्या है आई ड्रॉप डाल ली जाए। कितना बड़ा खतरा हो सकता है या कितना उपयोगी होता है इस तरह से बिना डॉक्टरी परामर्श के आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना या आंखों के लिए किसी भी दवा का इस्तेमाल करना? देखिए, कोई भी आँख में आई ड्रॉप डालने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इस तरह के आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जो कि अगर अनसुपरवाइज डाले जाएं तो कुछ ही हफ्तों में या महीनों में परमानेंट विजन का लॉस हो सकता है। ऐसे भी ड्रॉप्स हैं जो कि शुरू में आपको कोई आपकी जो समस्या है, जैसे आपकी आँख लाल है या उसमें दर्द है या पानी आ रहा है, जिसको कि हम स्टेरॉयड ड्रॉप्स बोलते हैं, शुरू में वो आपको रिलीफ भी देंगे तो आपको लगेगा कि आपने ठीक काम किया है। लेकिन यदि उसका अनसुपरवाइज्ड उपयोग किया जाए तो वो कुछ ही हफ्तों या महीनों में परमानेंट विजुअल लॉस कर सकते हैं। हाँ, एक बार यदि आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है तब आप उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिफ़िल करा सकते हैं, पर कोई भी ड्रॉप स्टार्ट करने के पहले अपने जो फिजिशियन हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें। जी, और ना ही परिवार में किसी को प्रेस्क्राइब की हुई दवा का प्रयोग करें, और ना पिछली बार जो डॉक्टर ने आपको दवा दी थी इस बार की समस्या में उसको प्रयोग करने की कोशिश करें। डॉक्टर अमित खोसला, कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ही आम आजकल उपयोग होते हैं, कौन सी एज से दिए जा सकते हैं और किस तरह के विकल्प उपलब्ध हैं? अगर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आजकल एडवांसमेंट्स में कौन से तरह के नए कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं और क्या कई तरह की रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए एक कॉन्टैक्ट लेंस कारगर हो सकता है? एक कॉन्टैक्ट लेंस 2 डिफरेंट मटेरियल के बनते हैं, एक हार्ड होता है या सेमी सॉफ्ट कहते हैं, और एक सॉफ्ट होता है जो फोल्ड हो जाता है। तो सॉफ्ट कंफर्टेबल है, लगाना आसान है पेशेंट को, और प्रिस्क्राइब करना भी आसान है। बट जो लेंस है उसको पानी की ज़रूरत है, उसे वेट रहना है। तो आपके टीयर प्रोडक्शन एडिक्वेट होना चाहिए। एलर्जी है, खुजली है, तो आप लेंस में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इम्पॉर्टेंट है उसका हाइजीन मेंटेन करना। जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस होता है उसके ऊपर डस्ट आके बैठती है या आपकी बॉडी सिक्रीशन चिपक जाती हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। तो उसका हाइजीन मेंटेन करना, उसको रेगुलरली क्लीन करना और रेगुलर चेकअप करना। अगर आप लेंस पहनते हैं, अगर आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन या रेडनेस है तो उस टाइम बंद कर दीजिए और डॉक्टर को दिखाइए। 99% टाइम आप कंफर्टेबल खुद ही डील कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखा रहे हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। पर जो लेंसेज होते हैं जिसमें एस्टिग्मेटिज्म हाई है, तो काफ़ी बार सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में पूरी एस्टिग्मेटिज्म कंट्रोल नहीं हो पाती, तो आपको सेमी सॉफ्ट या स्क्लीरल लेंसेज पहनने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर शिखा ने बताया कि एक बीमारी केरेटोकोनस होती है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड लेंसेज होती है, क्योंकि उसमें इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होती है, उसमें रेगुलर लेंसेज फिट नहीं आएंगे। तो डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप कॉन्टैक्ट लेंस लीजिए। अगर आपकी आंख में रेड है, इचिंग है, या आपको आंख में कोई भी इन्फेक्शन है, तो उस समय कॉन्टैक्ट लेंस बंद कर दीजिए। आंख का जो है ऑक्सीजन वो हवा से जाती है, तो जनरली हम एडवाइस करते हैं रात को लेंसेज पहन के ना सोएं।
इवन अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हैं और उस पर सो रहे हैं तो लेंसेज उतार लीजिए, क्योंकि सोते समय ड्राई होकर काफ़ी पर चिपक जाते हैं और निकालना मुश्किल होता है। डॉक्टर शेखर जैन, इससे जुड़ा एक सवाल भी है, रोशनी है, वो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जैसे यूज़ करते हैं तो आई मेकअप यूज़ करना कितना सेफ़ है, या अगर स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या अपने कॉन्टैक्ट लेंस हटा देने चाहिए, और विशेष तौर पर क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी है, तो जिन एरियाज़ में पोल्यूशन ज़्यादा है क्या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को समस्या हो सकती है? तो पहला सवाल कि कॉन्टैक्ट लेंसेज और आई मेकअप, तो यूजुअली हम आई मेकअप वैसे लिमिटेड अमाउंट्स में हम एडवाइस करते हैं, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहते हैं तो पहले इनको लेंसेज लगा लेने चाहिए, उसके बाद आई मेकअप करें, और निकालने के टाइम पहले लेंसेज निकालें और फिर आई मेकअप क्लीन करें जी। और ध्यान रखें कि अगर किसी भी तरह की इरिटेशन होती है, कोई भी पार्टिकल ऐसा लगता है कि अंदर चला गया है, तो तुरंत लेंसेज निकाल के डिसकंटिन्यू कर दें, और उसके बाद जब तक आई सेटल नहीं होती, आँख शांत नहीं होती, तब तक लेंसेज दोबारा ना लगाएं। दूसरी हमने बात की स्विमिंग की जी। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज स्विमिंग के साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। बेटर है कि आप उस टाइम चश्मा यूज़ करें, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। पॉल्यूशन, तीसरा पोल्यूशन के साथ, पोल्यूशन हमारा आंखों में थोड़ा सा ड्राइनेस करता है, और कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी आंखों में थोड़ा सा ड्राइनेस कर सकता है। जी। डॉक्टर तुषार, स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आजकल अवेलेबल हैं, किन मामलों में या किन लोगों के लिए ये उपयोगी हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह की जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये कि कह सकते हैं कि एक तरीके से नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर्स, वेरिएंस ऑफ नॉर्मल की बात की गई हैं जी। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स के मुकाबले, जैसे कि इन्होंने बताया केराटोकोनस, PMD है। इनके अंदर एस्टिग्मैटिज्म इतना ज़्यादा होता है या इर्रेगुलर होता है, जैसे कि किसी के आँख में कोई ऑपरेशन हुआ है, पहले कोई चोट लगी थी, कुछ आँख में इंजरी हुई थी और उसके अंदर उसमें टाँके लगाए गए थे, तो उसमें एक जो एस्टिग्मैटिज्म होता है वो इतना इर्रेगुलर होता है कि वो एक नॉर्मल चश्मे से करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर ये जो RGP लेंसेज जो उन्होंने बताया, जो हार्ड लेंसेज बोलते हैं, इसके अंदर एक रोज के लेंसेज आते हैं, सेमी स्क्लेरल लेंसेज आते हैं। ये लेंसेज जो हैं ये एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ही प्रोवाइड कर पाती हैं, और ये कस्टम मेड होते हैं, पेशेंट की जो आँख की जो पुतली की शेप है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, और ये काफ़ी हाई जो डिग्रीज ऑफ एस्टिग्मैटिज्म है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार के जो हैं स्पेशलाइज्ड लेंसेज अवेलेबल हैं। डॉक्टर अमित खोसला, इम्प्लांटेबल लेंसेज भी काफ़ी लोग उपयोग करना चाहते हैं, किन लोगों के लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है, और कितने मैनेजेबल होते हैं? क्या इनको अगर किसी ने इम्प्लांट्स करवा लिया है लेंस, बजाय कि कॉन्टैक्ट लेंस पहने जाए, तो क्या उसके अंदर चांसेस हो सकते हैं कि कोई समस्या हो या उनको बार बार चेंज करवाने की आवश्यकता हो? नॉर्मली जब लेंस अंदर लगाया जाता है, परमानेंट लगाया जाता है, पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सर्जरी कोई भी करेंगे जब मेरी आँख का साइज़ फिक्स हो जाए। तो नॉर्मली लेडीज़ में 18 ईयर्स और मेन में 21 ईयर्स के बाद ही आपका शेप बदलना बंद होता है। जब आपकी हाइट बढ़नी बंद होगी तो आँख का शेप बदल हो जाएगा। जब भी आपने कोई भी सर्जरी करानी है तो आपको 1 साल तक आपका नंबर स्टेबल रहना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर तुषार ने बताया कि बियॉन्ड 6.5 कॉर्निया थोड़ा फ्लैट हो जाता है लैसिक से, और ड्राइनेस का रिस्क बढ़ जाता है जी। इसके लिए ICL डाला जाता है। तो ICL तभी डाला जाएगा कि जब अंदर आँख का साइज़ इतना बड़ा है कि वो एक एक्स्ट्रा लेंस फिट कर पाए। तो पहले हम मेजरमेंट करते हैं कि आँख का अंदर का साइज़ एडिक्वेट है, हम कहते हैं AC डेप्थ एडिक्वेट है, उसमें लेंस डाल सकते हैं, तो उन्हीं में लेंस डालते हैं। पर उसमें जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो लेंस, आपका नेचुरल लेंस भी थिक होगा, तो सफ़ेद मोतिया बनने और काला मोतिया बनने का रिस्क 0.5 से 1% ICL में रहता है। तो इसके लिए जो ICL डलवाएंगे 1% में निकालना भी पड़ सकता है, बट 99% में वो 40 ईयर्स तक स्टेबल रहेगा। 40 का जैसे बताया प्रेस बायो पे आता है, तो जो भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराएगा उसको 40 साल पे नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। राइट। इसके अलावा जब लेसिक की बात होती है डॉक्टर तुषार, किस तरह की लासिक सर्जरी अवेलेबल है? क्या ब्लेडलेस सर्जरीज की भी आजकल जिक्र होता है? कौन से मामलों में एक अच्छा विकल्प है और क्या वेरिएशंस हैं हमारे पास? कि यदि हम टेक्निक्स की बात करें तो मोटे तौर पे मैं बोलूँगा कि 3 टेक्निक्स हैं। एक PRK बोलते हैं, जिसके अंदर की कोई ब्लेड या का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके अंदर जो है सीधा लेज़र कर दिया जाता है कॉर्निया के ऊपर, उसके अपने कुछ खास इंडिकेशंस हैं। जी।
उसके बाद लेसिक बोलते हैं जिसको कि जो सबसे कॉमनली जानते हैं। उसके अंदर एक माइक्रोकेरेटोम यूज़ करते हैं जिसमें कि ब्लेड से एक ऊपर की परत निकालते हैं कॉर्निया की और फिर उसके अंदर लेज़र किया जाता है। और तीसरा जो है जिसको हम अब ब्लेडलेस लेसिक बोलते हैं, उसके दो वैरायटीज़ कह सकते हैं। एक लेसिक खुद ही जिसमें कि जो मैंने बताया जो फ्लैप उठाते हैं वो भी लेज़र से ही कटता है, और जो अंदर जो लेज़र हो ही रहा है तो वो ब्लेडलेस लेसिक माना जाता है उसको जी। इसका आखिरी जो वेरिएंट है वो एक जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन है जिसका ब्रांड नेम स्माइल है। तो उसके अंदर जो है कि कोई फ्लैप नहीं उठाया जाता है, अंदर से ही लेज़र कर दिया जाता है और वो जो एक्स्ट्रा जो कॉर्निया का जो हिस्सा है उसको मैनुअली निकाल देते हैं और उसमें कोई फ्लैप नहीं रहता है और वो ब्लेडलेस रहता है। तो ये आजकल जो है टेक्निक्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर तुषार, कौन सी तकनीक का प्रयोग कौन से पेशेंट्स में किया जाएगा, ये किस तरह से निर्धारित करते हैं? देखिए इसमें एक तो मुख्य कारण मुख्य जो डॉक्टर तुषार, ये हम विजुअल्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरह से ये तकनीक काम करती है ये भी प्लीज आप बताएं। तो ये इसका जो डिसाइडिंग एक तो फैक्टर ये है कि जैसे मैंने PRK बताया उसके अंदर कोई फ्लैप या कोई इंसिजन नहीं रहता है जी। तो यदि कोई व्यक्ति इसका लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स करना चाहता है या बहुत ज़्यादा कोई जैसे आर्मी में है या इस तरह की कोई चीज़ है जहाँ पे कि खतरा है कि आँख पे हाथ लग सकता है, वहाँ पे PRK सेफेस्ट मानते हैं। लेकिन वो एक लो टू मॉडरेट मायोपिया में ही किया जाता है जी। और सिमिलरली जैसे जो स्माइल है उसके अंदर भी कोई फ्लैप नहीं रहता है। दूसरा उसका एक ये फ़ायदा है कि लेसिक बिकॉज एक फ्लैप बनता है तो 6 महीने से साल तक पेशेंट को ड्राई आई रह सकता है। स्माइल में क्योंकि जो इंसिजन है स्मॉल इंसिजन होती है, सर्जरी 2-2.5 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, तो जो ड्राई आई का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यदि पेशेंट का एज ग्रुप ज़्यादा होता है, जैसे कि 30 साल के बाद अगर कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराता है तो स्माइल प्रेफरेबल होता है, क्योंकि जितना हम लेट लेसिक कराएंगे या स्माइल कराएंगे उतना ही ड्राई आई का जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा पेशेंट का अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, फिर इसमें कॉस्ट भी डिफरेंट हैं, तो वो भी फिर एक फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन सी सर्जरी ठीक रहेगी। हर पेशेंट के लिए आपको सोल्यूशन जो है कस्टमाइज करना पड़ता है इसमें जी। डॉक्टर तुषार, ये फ्लैप पेशेंट का हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कितना समय लगता है एक तो सर्जरी के लिए और कितनी सुरक्षित है ये सर्जरी? देखिए सर्जरी अपने आप में मैं कहूँगा कि 5 से 10 मिनट लगते हैं। और उसके अलावा जो आप यदि रिकवरी पीरियड की बात करें तो नॉर्मली हम जो अगले दिन ही पेशेंट जो है अपना पढ़ाई कर सकता है या टीवी देख सकता है या काम पे जा सकता है। लेकिन जो फ्लैप है उसको पूरी स्ट्रेंथ आने में लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। इस दौरान उसको पानी से जैसे कि स्विमिंग या कहीं नदी में स्नान करने जाना है उससे बचना पड़ता है जी। या कोई आँख को हाथ नहीं लगाना है। तो मैं बोलूँगा कि लगभग 6 हफ्ते से 2 महीने का 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है इसमें स्ट्रेंथ आने में। स्माइल में क्योंकि फ्लैप होता ही नहीं है तो जो रिकवरी पीरियड है वो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है जी। डॉक्टर शिखा, किस तरह की सावधानियां पेशेंट्स को बताई जाती हैं और कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो उसके संकेत क्या हो सकते हैं? तो सर्जरी के बाद पेशेंट्स को यूजुअली कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो वो ड्रॉप्स उनको कितने टाइम पे डालनी है, कितने दिन डालनी है, वो शेड्यूल फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आंखें रब नहीं करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बात की कुछ लासिक फ्लैप वाले होते हैं तो आंखों को रब नहीं करना होता, आंखों में पानी को भी अवॉइड करने को बोलते हैं हम कुछ टाइम तक, जैसे हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए। और कुछ सिम्टम्स जिसके लिए पेशेंट्स को वापस अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। देखिए थोड़ी बहुत चुभन, थोड़ा बहुत पानी नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चुभन होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है या देखने में किसी तरह का धुंधलापन लगता है तो उन्हें वापस जाकर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए जी। डॉक्टर अमित खोसला, कोई भी जो इस तरह की सर्जरी करवा रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए और क्या ऐसी संभावना हो सकती है कुछ मामलों में कि प्रोसीजर रिपीट करने की आवश्यकता हो? देखिए जो लैसिक है वो आपका ये अज्यूम कर रहा है कि आप 20 साल के बाद आपकी आंख की शेप चेंज नहीं होगी, पर 5% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 20 साल के बाद भी बदलता है। तो हमेशा हम नॉर्मली प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि जिसका साल 2 साल नंबर चेंज ना हुआ हो, बॉडी चेंज ना हुई, तो 5% का नंबर चेंज हो सकता है। और रिपीट फ्लैप वाली सर्जरी या PRK स्माइल रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है जी।
और पेशेंट को यही हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसीजर है बॉडी शेप बदलेगी, हाफ नंबर प्लस माइनस का एक्यूरेसी रखिए। लैसिक में ये कि चश्मा गायब हो जाएगा 100%, आंख आधा नंबर एडजस्ट कर लेती है, तो 0.5 प्लस माइनस एक एवरेज लिया जाता है कि उसकी एक्यूरेसी है। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं दृष्टि दोष यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स और आधुनिक तकनीकों द्वारा उनके इलाज के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रिफ्रैक्टिव एरर्स के कारण और आधुनिक तकनीकों द्वारा इलाज क्या है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर अमित खोसला, डॉक्टर शिखा जैन, डॉक्टर तुषार अग्रवाल और कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अमित खोसला आपसे कि क्या रिफ्रैक्टिव एरर्स सिर्फ वृद्ध लोगों में ही होती हैं? जी नहीं, बच्चों से शुरू हो सकता है, 10% बच्चों में भी होता है, और जो 40 साल के बाद होता है वो नज़दीक के लिए ज़्यादा होता है, प्रेसबायोपिया या नियर विजन की प्रॉब्लम होती है। जी डॉक्टर शिखा, क्या दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म एक ही अवस्था है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाइपरोपिया में पास का देखने में दिक्कत होती है और एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल नंबर आता है। राइट। डॉक्टर तुषार, इनमें से क्या आंखें कमज़ोर होने का लक्षण हो सकता है? बार बार आंखें झपकाना, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द या सिर दर्द होना? ये सारे ही लक्षण हो सकते हैं और खासकर कि बच्चों में काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन होता है आंखों को बार बार झपकाना। जी डॉक्टर अमित, क्या स्ट्रेस यानी तनाव रिफ्रैक्टिव एरर को बढ़ा सकता है या उत्पन्न कर सकता है? नहीं, तनाव से आपकी आंख की शेप नहीं बदलेगी, तनाव से आपका नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर शिखा, बच्चों में भेंगापन रिफ्रैक्टिव एरर्स का कारण बन सकता है या रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से भेंगापन हो सकता है? दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। डॉक्टर तुषार, बच्चों में अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उम्र बढ़ने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो खुद ही ठीक हो जाती है? नहीं, अपने आप बिल्कुल नहीं ठीक होंगी। जैसे ही पता लगे इमीडिएटली उसका करेक्शन होना चाहिए ग्लासेस के द्वारा। डॉक्टर अमित, जिन लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर्स की समस्या रही है, क्या उनमें कैटरैक्ट, ग्लूकोमा यानी काला मोतिया और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन की संभावना अधिक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अनरिलेटेड है। जी, क्या सिर्फ आई एक्सरसाइजेस से मायोपिया की समस्या को रिवर्स या ठीक किया जा सकता है डॉक्टर शिखा? नहीं। डॉक्टर तुषार, बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि नंबर ग्लासेस पहने तो एम्ब्लायोपिया की समस्या हो जाएगी, यानी अगर हाई नंबर ग्लासेस पहने जाएं, ज़्यादा नज़र का चश्मा लगा लिया जाए तो समस्या हो सकती है। उल्टा है इसका बिल्कुल कि अगर आपको हाई नंबर प्रिस्क्राइब्ड है किसी बच्चे को और यदि वो ना लगाए तो एम्ब्लायोपिया के चांसेस बहुत हाई हैं। डॉक्टर अमित, क्या बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं कर सकते? बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों में बाय बर्थ कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, बहुत हाई नंबर है, तो हमें लेंस देना पड़ता है, फिर मदर को सिखाना पड़ता है उसको उतारना और पहनना। पर जनरली हम ये कहते हैं कि बच्चा जब मैच्योर इनफ टू हैंडल हो जाए तब उसको कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाए। जी डॉक्टर शिखा, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंख में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है? बिल्कुल, इसीलिए हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या किसी व्यक्ति में एक ही समय पर कई तरह की रिफ्रैक्टिव एरर्स एक साथ प्रेजेंट हो सकती हैं डॉक्टर तुषार? हो सकती हैं, मायोपिया के साथ और हाइपरोपिया के साथ एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, और यदि पेशेंट 40 साल से ऊपर है तो इन सब चीज़ों के साथ प्रेसबायोपिया भी और हो सकता है, जिसके लिए हम प्रोग्रेसिव लेंसेज देते हैं। डॉक्टर अमित, क्या लेसिक और लेज़र एक ही तकनीक है और इसके दो नाम? नहीं, लेज़र तो बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ होता है। जो एक्साइमर लेज़र है उसके यहाँ जो फ्लैप बनाया जाता है उसे लैसिक लेज़र कहा जाता है। जी, लैसिक की वजह से ड्राई आइज की समस्या हो सकती है क्या डॉक्टर शिखा?
लासिक की वजह से ड्राई आइज होती हैं शुरू में, इसीलिए हम लोग ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेटल हो जाता है। यदि एक बार सर्जरी ठीक ना हो तो क्या दोबारा ये प्रोसीजर करवाया जा सकता है लेसिक का, डॉक्टर तुषार? जी हाँ, इसके एनहांसमेंट इसको बोलते हैं। यदि कुछ इसमें कुछ कमी होती है तो उसको बाद में कुछ महीनों के बाद ठीक किया जा सकता है। जी, यदि सर्जरी के बाद भी अगर स्पेक्स या चश्मा पहनना पड़े तो सर्जरी क्यों करवाई जाए डॉक्टर अमित? देखिए, हाफ नंबर प्लस माइनस मैंने पहले ही बताया था, और 40 के बाद पढ़ने का चश्मा पहनना पड़ेगा। अगर थिन कॉर्निया में सर्जरी की जाती है तो एक बीमारी केरेटोकोनस होने का चांस है। अगर आपको अंडरलाइन डिजीज़ है, बॉर्डरलाइन है केरेटोकोनस, और आप लैसिक करते हैं तो हज़ारों में से एक को केरेटोकोनस होने का रिस्क है। इसके लिए पहले, लैसिक से पहले हर डॉक्टर उसकी टोपोग्राफी टेस्ट करता है। अगर कॉर्निया थिन है या केरेटोकोनस के लक्षण हैं तो उन पेशेंट्स को लैसिक लेजर से मना किया जाता है। डॉक्टर शिखा, क्या किसी तरह से रिफ्रैक्टिव एरर्स या नंबर जो बढ़ रहा है उसके प्रोग्रेशन को धीमा किया जा सकता है? आजकल हमारे पास बहुत सारे ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जो कि कहते हैं कि लो टू मॉडरेट मायोपिया में ये काम करती हैं, और बच्चों में अगर ये टाइमली स्टार्ट किया जाए तो प्रोग्रेशन को ये स्लोअर कर सकती हैं। जी, क्या लेसिक सर्जरी के बाद व्यक्ति स्विमिंग कर सकता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल सकता है डॉक्टर तुषार? जी हाँ, लेसिक के बाद 2 महीने के बाद हम एडवाइस करते हैं स्विमिंग करना। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यदि करना चाहते हैं तो लेसिक के बाद पूरा सेफ नहीं है, उसके लिए PRK और स्माइल बेटर ऑप्शंस हैं। राइट। डॉक्टर अमित, क्या किसी तरह का खान पान हमारी दृष्टि को अच्छा रखने में और इन समस्याओं को दूर रखने में कारगर हो सकता है? जी नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि विटामिन ए खाने से नंबर नहीं आएगा। विटामिन ए पर्दे की स्ट्रेंथ के लिए है, नाइट विजन के लिए है, उसके कारण आपका फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ग्रोथ पे। आपके बॉडी ग्रोथ से लिंक्ड है आपकी आई की ग्रोथ। राइट। क्या ओस पर चलना, गाजर खाना या किसी और तरह का विकल्प, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चश्मा उतरवाने का दावा करते हैं, डॉक्टर शिखा, क्या ऐसा कोई मैजिकल रूल या विकल्प हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई मैजिकल रूल नहीं है। जनरल लाइफस्टाइल, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, खाना पीना अच्छा रखते हैं, तो हो सकता है ये चेंजेस कम आए, डिलेड आए, पर ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है। जी। डॉक्टर तुषार, क्या लेसिक सर्जरी के बाद व्यक्ति अपने नेत्र दान कर सकता है? जी हाँ, नेत्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो उपयोग है वो कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिकेशंस में किया जाएगा। जी। डॉक्टर अमित, कब ये तय करें कि व्यक्ति को सर्जरी करवानी चाहिए या चश्मे से ही काम चला सकते हैं? देखिए, 2 इश्यूज हैं। एक कॉस्मेटिक इशू है, वो तो पेशेंट का पर्सनल डिसीजन होता है। दूसरा, जब बहुत हाई नंबर होता है तो आप चश्मे के बगैर आपकी विजन 2 मीटर तक ड्रॉप, जिसका 4 या 5 मायोपिया है, तो फंक्शनल हो जाता है कि उसको नहीं दिख रहा है दूर की चीज़, और उसको लाइबिलिटी लगती है। या वो स्पोर्ट्स या फौज में जाना चाहता है, या कोई ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे चश्मा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डिपेंडेंस है ग्लासेस पे, तो वो कॉस्मेटिक तो पेशेंट का अपना है, पर चश्मे के साथ भी आपको उतना क्लियर दिखता है। वो डिसीजन पेशेंट का है कि वो कॉस्मेटिक ऑप्शन चाहता है कि वो चाहता है। जी। डॉक्टर शिखा, कितनी अवेलेबिलिटी है? नई तकनीकों की बात की जाए, लेसिक की बात की जाए और दूसरे विकल्प जिनकी हमने बात की, तो क्या उपलब्धता है देश में इस तरह के इलाज की? जो बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बड़ी कॉर्पोरेट सिटीज़ हैं, इनमें तो ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है। सेकंड टायर सिटीज़ में भी ये काफ़ी हद तक पहुंच गई है, तो काफ़ी इजीली आप किसी भी आसपास के सिटी में इसको अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर तुषार, जब भी सर्जरी की बात आती है तो लोग हिचकिचाते हैं किसी भी तरह का प्रोसीजर कराने से। कितना इजी, सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प है आई सर्जरीज करवाना, और क्या ये तकनीकें पेनलेस होती हैं? देखिए, ये मैं ये बोलूँगा, है तो ये सर्जरी, लेकिन ये वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज है जिसमें कि कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज है। जी। संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर शिखा, किस तरह से रिफ्रैक्टिव एरर्स से अपना बचाव किया जा सकता है? अर्ली स्क्रीनिंग बच्चों की बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा बॉर्न होता है 6 महीने के विदिन ही अगर कोई उससे नेत्र विशेषज्ञ देख लेता है तो हम ग्रॉसली कोई आँख में प्रॉब्लम तो नहीं है वो पिकअप कर सकते हैं। फिर स्कूल जाने से पहले 3 या 4 साल की एज पे बच्चे का चेकअप कराया जा सकता है। अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर उस टाइम पिक होता है, कोई भी चश्मे का नंबर पिक होता है, तो हम बच्चे को रेगुलर फॉलोअप करके
उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर तुषार, आपका संदेश, क्योंकि कई सारे इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं लेकिन सही समय पर सही इंटरवेंशन यानी सही इलाज करवाया जाए, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो बच्चे हैं उनको आउटडोर एक्सपोजर ज़रूर दिया जाए, कम से कम 1 घंटा हर रोज़। ये कम से कम ये इंश्योर करेगा कि यदि मायोपिया है भी तो उसका प्रोग्रेशन कम हो। दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि जो कंप्यूटर जो लोग यूज़ करते हैं वो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का गैप ज़रूर लें। डॉक्टर अमित खोसला, क्या कहना चाहेंगे? आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। रिफ्रैक्टिव एरर्स बेहद आम है लेकिन इन्हें लेकर जो हिचकिचाहट होती है और लापरवाही की जाती है वो भी बेहद आम है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों में जैसे हमने बताया, हाईलाइट किया कि लेजी आई या एम्बुलोपिया हो तो बहुत ज़रूरी है जो 8 साल के नीचे का बच्चा है वो करे। दूसरा ये है कि आपकी प्रोफेशनल नीड्स हैं और आजकल सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, अगर आपकी विजन कम है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको चश्मा पहन के एटलीस्ट 6-12 विजन तो लेनी पड़ेगी। तो वो ज़रूरी है कि आप ड्राइव बिल्कुल ना करें विदाउट ग्लासेस। इनको ग्लासेस हैं, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है एंड यू बिकम अ पब्लिक हैजर्ड। दूसरों के लिए मुश्किल मत करिए। आगे आपकी नीड है, अगर आपकी प्रोफेशन डिमांड करता है कि 100% विजन चाहिए तो आप चश्मा डेफिनेटली पहनिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अमित खोसला, डॉक्टर शिखा जैन, डॉक्टर तुषार अग्रवाल। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपने बताया है वो विकल्प, आधुनिक तकनीकें जो रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपलब्ध हैं और उपयोगी सिद्ध होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि छोटी छोटी बातें हैं उनको नज़रअंदाज न किया जाए, क्योंकि हमारे द्वारा थोड़ी सी लापरवाही कभी अपने लिए तो कभी दूसरे के लिए खतरे का सबब बन सकती है। ठीक ऐसा ही दृष्टि दोष के साथ भी है। वो लोग जो फैशन के तौर पर चश्मा नहीं लगाना प्रेफर करते, ड्राइविंग करते हैं, उनकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी के लिए खतरा हो सकता है। दृष्टि ठीक होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अगर ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो विशेषज्ञ के पास जाएं और उनसे जानें कि आपके लिए सही, उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प क्या हो सकता है आपकी दृष्टि या विजन को ठीक करने के लिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और सतर्कता बहुत सी समस्याओं से बचाव के लिए उपयोगी है और जानकारी का सिलसिला हम टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। कल जब टोटल हेल्थ में लौटेंगे तो बात करेंगे कैंसर के इलाज के लिए उपयोग होने वाली इम्यूनोथेरेपी के बारे में। क्या है ये तकनीक, बताएंगे आपको विशेषज्ञ। आप हमारा कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।